ब्रह्मांड का शायद सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल यही है कि हम यहाँ हैं कैसे? मतलब हम और ये पेड़ पौधे, जानवर, ये सब कहाँ से आए? एक बेजान चट्टान और धूल से भरे ग्रह पर ये जिंदगी की चिंगारी आखिर भड़की कैसे? अरे सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हम सबके वजूद की कहानी है। ये समझना कि निर्जीव चीज़ों से सजीव चीज़ें कैसे बनी, ये शायद इंसान की सबसे पुरानी जिज्ञासाओं में से एक है। बिल्कुल। आज हमारे पास एक दस्तावेज है जो इसी सफर की पड़ताल करता है, और हमारी कोशिश ये नहीं होगी कि हम इसे किसी टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ें, बल्कि हम इस कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक जासूसी कहानी की परतों को खोलेंगे। हाँ, हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ आम से केमिकल्स ने मिलकर पहली कोशिका को जन्म दिया, और फिर उस एक कोशिका से आज की एक करोड़ों प्रजातियों की दुनिया बनी। तो चलिए इस कहानी के सबसे शुरुआती पन्ने से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि इस कहानी के कई ड्राफ्ट लिखे गए और फाड़े गए। हाँ, आज हम जिस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मानते हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत घुमावदार रहा है। हाँ, विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। बिल्कुल, वो हमेशा अपनी समझ को बेहतर बनाता चलता है। तो सबसे पहले लोग क्या सोचते थे? मतलब लुई पास्चर जैसे वैज्ञानिकों के आने से पहले। दस्तावेज में स्वतः जनन या स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जिक्र है। हाँ, ये आइडिया आज हमें सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन हजारों साल तक लोग इसे सच मानते थे। इसे गलत साबित करना इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने होता हुआ दिखता था। लोगों ने देखा कि बारिश के बाद कीचड़ में अचानक मेढक दिखने लगते हैं। अगर आप अनाज की बोरी को कुछ दिन अंधेरे कोने में छोड़ दें तो उसमें चूहे पैदा हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सड़ते हुए मांस पर कीड़े अपने आप आ जाते हैं। तो एक सीधी सादी समझ यही बनी कि जीवन निर्जीव चीजों से बस यूं ही अपने आप पैदा हो सकता है। ये एक बहुत सहज आंखों देखा विश्वास था। लेकिन पास्टर ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने जो किया वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक आइडिया को खत्म करने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। बिल्कुल। उन्होंने वो मशहूर स्वान नेक फ्लास्क वाला प्रयोग किया। उन्होंने एक फ्लास्क में शोरबे को उबाला ताकि सारे कीटाणु मर जाएं, नहीं? एग्जैक्टली। उस फ्लास्क की गर्दन किसी हंस की गर्दन की तरह मुड़ी हुई थी। इससे हवा तो अंदर बाहर जा सकती थी, लेकिन हवा में मौजूद धूल और कीटाणु वो उस नोड में फंस जाते थे। अच्छा। और नतीजा, शोरबा महीनों तक साफ रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्लास्क को थोड़ा झुकाया ताकि शोरबा उस मुड़ी हुई गर्दन को छू ले, कुछ ही घंटों में शोरबा धुंधला हो गया होगा। हाँ, और उसमें जीवन पनपने लगा। मतलब उन्होंने साबित कर दिया कि जीवन हवा से नहीं, बल्कि हवा में मौजूद जीवन से ही आता है। एकदम सही। उन्होंने दिखाया कि जीवन केवल पहले से मौजूद जीवन से ही आता है। इसने स्वतः जनन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो पास्चर ने ये तो साबित कर दिया कि जीवन अपने आप पैदा नहीं होता। इससे तो कहानी और भी उलझ गई होगी। अगर जीवन पहले से मौजूद जीवन से ही आता है, तो फिर पहला जीवन कहाँ से आया? यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक विचार आया पैन स्पर्मिया का। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, कि शायद जीवन अंतरिक्ष से आया हो। बिल्कुल, उल्कापिंडों या धूमकेतुओं पर बैठकर यहाँ पहुंचा हो। क्या इस आइडिया में कोई दम है, या ये सिर्फ एक मजेदार कल्पना है? नहीं, ये पूरी तरह कल्पना नहीं है। हमें ऐसे उल्कापिंड मिले हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में गिरा मर्चिसन उल्कापिंड, जिनके अंदर अमीनो एसिड जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए गए हैं, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ, तो ये मुमकिन है कि जीवन के लिए जरूरी कच्चा माल अंतरिक्ष से आया हो। लेकिन पैनस्पर्मिया का सिद्धांत असल सवाल का जवाब नहीं देता। अच्छा। वो बस पते को बदल देता है। अगर जीवन पृथ्वी पर शुरू नहीं हुआ तो फिर मंगल पर या किसी और ग्रह पर कैसे शुरू हुआ? सवाल तो वहीं का वहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं उस आइडिया पर जो इस पूरी पहेली का सबसे मजबूत जवाब माना जाता है, और जो हमारे दस्तावेज का भी केंद्र है, रासायनिक विकास का सिद्धांत। 1920 के दशक में दो वैज्ञानिक ओपेरिन और हल्डन एक बिल्कुल अलग दिशा में सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल, उनका जीनियस इस बात में था कि उन्होंने सवाल को ही बदल दिया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि जीवन कैसे बना, उन्होंने पूछा जीवन बनने के लिए माहौल कैसा रहा होगा। उन्होंने कहा कि हमें आज की पृथ्वी को देखकर शुरुआत के बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। आदिम पृथ्वी एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। हाँ, बिल्कुल अलग। कितनी अलग? दस्तावेज कहता है कि सबसे बड़ा फर्क वायुमंडल में था। यही सबसे क्रांतिकारी बात थी। आज हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन माने O2 थी ही नहीं।
वो एक अपचयी यानी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प। सोचकर ही अजीब लगता है, एक ऐसा वायुमंडल जो आज हमारे लिए जहरीला होता। सही कहा। एक मिनट, ऑक्सीजन के बिना जीवन की शुरुआत? ये तो एकदम उल्टा लगता है। हम तो ऑक्सीजन को ही जीवन मानते हैं। आज के हमारे जैसे जटिल जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि वो ऊर्जा पैदा करने का एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन जीवन की शुरुआत के लिए ऑक्सीजन एक दुश्मन की तरह होती। ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव गैस है, वो दूसरे अणुओं को तोड़ देती है। जैसे लोहा पर जंग लगा देती है। बिल्कुल। अगर उस शुरुआती दौर में ऑक्सीजन होती तो जीवन के लिए जरूरी नाजुक अणु कभी बन ही नहीं पाते। वो बनते और तुरंत टूट जाते। तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी ने उन अणुओं को बनने और टिकने का मौका दिया। तो हमारे पास ये गैसें थीं, मीथेन, अमोनिया वगैरह, और इन्हें आपस में जोड़ने के लिए बहुत सारी ऊर्जा भी थी। लगातार फटते ज्वालामुखी, आसमान में कड़कती बिजली और सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें। हाँ, क्योंकि तब हमें बचाने वाली ओजोन लेयर भी नहीं थी। बिल्कुल। पृथ्वी एक विशाल केमिकल फैक्ट्री की तरह थी। आपके पास कच्चा माल था, यानी वो गैसें, और ऊर्जा के स्रोत भी थे। इन दोनों ने मिलकर उन सरल गैसों को आपस में प्रतिक्रिया करने पर मजबूर किया, और इस प्रक्रिया में बने अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर। हाँ, यानी जीवन के वो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे प्रोटीन और डीएनए जैसी चीजें बनती हैं। तो ओपेरिन और हेल्डिन के पास ये जबरदस्त थ्योरी थी, लेकिन ये बस एक थ्योरी ही थी। आप 4 अरब साल पहले की किसी घटना को लैब में टेस्ट कैसे कर सकते हैं? यहीं पर मिलर और यूरे का मशहूर प्रयोग आता है ना? मुझे लगता है ये कहानी का एक हीरो मोमेंट है। ये विज्ञान के इतिहास का एक धमाका था। 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने फैसला किया कि वो लैब में एक टाइम मशीन बनाएंगे। उन्होंने एक शीशे के उपकरण में आदिम पृथ्वी की उन परिस्थितियों को बनाया। कैसे? एक फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी की भाप ली, और दूसरे फ्लास्क से उसमें बिजली के स्पार्क छोड़े, ठीक वैसे ही जैसे उस समय आसमान में बिजली कड़कती होगी। और नतीजा क्या सिर्फ कुछ केमिकल बने या उससे कुछ बड़ा हुआ? नतीजा चौंकाने वाला था। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उस फ्लास्क का पानी भूरा लाल हो गया। जब उन्होंने उसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि उसमें अमीनो एसिड बन चुके थे। वाह! ये एक ऐतिहासिक पल था। इसने जीवन की उत्पत्ति के सवाल को दर्शन और अटकलों के दायरे से निकालकर टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। पहली बार वैज्ञानिकों ने दिखाया कि जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी सामान बनाना प्रकृति के नियमों के तहत मुमकिन है। कमाल है। तो अब हमारे पास समुद्र में ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स तैर रहे हैं। जी। हेल्डिन ने इसे तप्त तरल सूप या हॉट डिल्यूट सूप कहा था। लेकिन यहाँ से एक कोशिका तक का सफर, ये तो बहुत बड़ी छलांग लगती है। मेरे पास लेगो के टुकड़े हों, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे अपने आप एक घर बन जाएगा। ये अणु आपस में जुड़े कैसे? ये अगला बड़ा कदम था, जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सरल भाषा में छोटे छोटे मोतियों यानी मोनोमर्स का जुड़कर एक लंबी माला यानी पॉलीमर बनाना, जैसे अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। और ये कैसे हुआ होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद गर्म चट्टानों या मिट्टी की सतह पर इन अणुओं को पास आने और जुड़ने का मौका मिला होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास लंबी लंबी चेन भी हैं। लेकिन एक कोशिका तो सिर्फ अणुओं का ढेर नहीं होती, उसकी एक भारी दीवार होती है, एक झिल्ली। वो कैसे बनी? ये प्रकृति के एक बहुत ही दिलचस्प गुण की वजह से हुआ। कुछ अणु, जिन्हें लिपिड या वसा कहते हैं, उनकी फितरत होती है कि पानी में जाते ही वो एक गोलाकार बुलबुला बना लेते हैं, ताकि उनका तेलीय हिस्सा पानी से दूर रह सके। अच्छा। सोचिए, उस शुरुआती सूप में अपने आप ऐसे लाखों करोड़ों बुलबुले बन रहे होंगे। मतलब एक तरह का बुलबुला जिसके अंदर जीवन का सारा सामान इकट्ठा हो गया। ये सोचना ही कमाल है कि हमारे पूर्वज शायद एक तैलीय बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं थे। बिल्कुल। इन्हें प्रोटोसेल कहा गया। ये जीवित नहीं थे, लेकिन ये जीवन की तरफ पहला कदम था। इन्होंने पहली बार एक अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से अलग किया। अब इस बुलबुले के अंदर बंद केमिकल्स की दुनिया बाहर के समुद्र से अलग थी। यहीं पर असली केमिस्ट्री शुरू हुई। लेकिन वो कौन सा पल था जब ये केमिकल से भरा बुलबुला जिंदा कहलाया? वो क्या चीज थी जिसने इसे जीवन की परिभाषा में ला खड़ा किया? वो जादुई चीज थी आत्म प्रतिकृति, यानी सेल्फ रेप्लिकेशन, अपनी कॉपी बनाने की क्षमता। आज ये काम डीएनए और प्रोटीन मिलकर बड़ी सफाई से करते हैं, लेकिन शुरुआत में ये कैसे हुआ, ये एक बड़ी पहेली है। इसका सबसे मजबूत जवाब है आरएनए वर्ल्ड की परिकल्पना। आरएनए वर्ल्ड? हाँ, आरएनए जो डीएनए का करीबी रिश्तेदार है, उसमें एक खास बात है।
वो डीएनए की तरह जानकारी भी स्टोर कर सकता है और प्रोटीन की तरह केमिकल रिएक्शन भी करवा सकता है। मतलब 2 in 1। बिल्कुल। तो शायद शुरुआती जीवन में आरएनए ही सब कुछ था। वो अपनी कॉपी खुद बनाता था। जिस पल किसी प्रोटोसेल के अंदर एक आरएनए मॉलिक्यूल ने अपनी कॉपी बनाना शुरू कर दिया, हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की शुरुआत हो गई। और यहीं से लगभग 3.5 अरब साल पहले पहली असली कोशिका, एक प्रोकैरियोट का जन्म हुआ। और ये सरल कोशिकाएं अरबों साल तक पृथ्वी पर अकेली राज करती रहीं। हाँ, करीब 2 अरब साल तक पृथ्वी पर सिर्फ बैक्टीरिया और आर्किया जैसे सूक्ष्म जीव थे। जीवन था, लेकिन वो बहुत ही सरल और काफी हद तक अदृश्य था। और फिर करीब 2.5 अरब साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी घटना जो उस समय के जीवन के लिए एक महाविनाश थी, लेकिन आने वाले जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। ऑक्सीजन क्रांति। इसे जीवन के इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक कहना गलत नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया नाम के सूक्ष्म जीवों ने एक नया तरीका इजाद किया, प्रकाश संश्लेषण। वो सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाने लगे। एक शानदार आविष्कार। लेकिन इस प्रक्रिया में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता था, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए जहर थी। जानलेवा जहर। सोचिए, एक नए जीव ने एक ऐसी गैस बनाना शुरू किया जो उस समय के लगभग हर दूसरे जीव को मार सकती थी। ये पृथ्वी का पहला और शायद सबसे बड़ा महाविनाश था, जो जीवन ने ही जीवन पर ढाया था। तो पृथ्वी एक जहरीले संकट से गुजर रही थी। बिल्कुल। अरबों सालों तक जो ऑक्सीजन समुद्र में मौजूद लोहे के साथ मिलकर चट्टानों में जमा होती रही, वो अब वायुमंडल में फैलने लगी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर संकट एक मौका भी लाता है। बिल्कुल। कुछ जीवों ने इस जहर से बचने का तरीका ढूंढ लिया और कुछ ने तो इस्तेमाल करना ही सीख लिया। ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेना, यानी एरोबिक श्वसन, ऊर्जा पैदा करने का एक कई ज्यादा असरदार तरीका है। इसने जीवन को एक सुपर फ्यूल दे दिया। तो अब जीव पहले से कहीं ज्यादा बड़े, ज्यादा जटिल और ज्यादा ऊर्जावान हो सकते थे। हाँ, और इसी ऑक्सीजन ने वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत बनाई, जिसने सूरज की खतरनाक यूवी किरणों को रोककर जमीन पर जीवन को पनपने का मौका दिया। तो ऑक्सीजन क्रांति ने जटिल जीवन के लिए दरवाजे खोल दिए। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिकाएं आईं, जिनमें एक न्यूक्लियस होता है, यानी हमारे और आपके जैसे सेल्स, और फिर बहुकोशिकीय जीव बने। हाँ, लगभग 1.5 अरब साल पहले यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास हुआ। शायद एक कोशिका ने दूसरे को निगल लिया और वो दोनों साथ मिलकर काम करने लगी, और फिर कोशिकाएं एक साथ जुड़कर बड़े जीव बनाने लगी। यहीं से जीवन की विविधता में असली विस्फोट हुआ। पौधे, फंगस, जानवर। हाँ, ये सब उसी नींव पर बना है। तो एक बार जीवन शुरू हो गया और उसे जटिल होने के लिए ऊर्जा भी मिल गई, तो फिर उसमें इतनी ज्यादा विविधता कैसे आई? एक कोशिका से हाथी, व्हेल, इंसान और हजारों तरह के कीड़े कैसे बने? यहाँ पर चार्ल्स डार्विन का महान सिद्धांत आता है। हाँ, जीवन की उत्पत्ति के बाद उसके विकास को समझने के लिए डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ही सब कुछ है। यह आइडिया बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। किसी भी प्रजाति में बच्चे अपने माँ बाप से थोड़े अलग होते हैं। ये विभिन्नताएं प्राकृतिक हैं। और जिन जीवों में ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने में मदद करते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने में मदद करते हैं, वो ज्यादा सफल होते हैं और वो अपने उन सफल गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। लाखों सालों में ये छोटे छोटे फायदेमंद बदलाव जमा होकर नई प्रजातियों को जन्म देते हैं। और आज हम इसे जेनेटिक्स के साथ जोड़कर देखते हैं। दस्तावेज में आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत का जिक्र है। हाँ, आधुनिक संश्लेषण डार्विन के विचार को जीन के विज्ञान से जोड़ता है। ये बताता है कि वो विभिन्नताएं आती कहाँ से हैं। वो जीन में होने वाले छोटे छोटे बदलावों यानी म्यूटेशन से आती हैं। अच्छा, तो म्यूटेशन से नए गुण पैदा होते हैं और प्राकृतिक चयन ये तय करता है कि कौन से गुण आगे बढ़ेंगे और कौन से नहीं। ये दोनों मिलकर विकास के इंजन को चलाते हैं। तो सरल रसायनों से लेकर जटिल जीवन तक की एक अविश्वसनीय, अरबों साल लंबी यात्रा है। हमने देखा कि कैसे पृथ्वी के शुरुआती ऑक्सीजन रहित वातावरण ने जीवन के लिए एक मंच तैयार किया, कैसे ऊर्जा ने निर्जीव अणुओं को जोड़ा, और फिर कैसे एक जहरीली गैस के संकट ने जीवन को और जटिल होने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। ओपेनहेल्डन का सिद्धांत, मिलर यूरे का प्रयोग, ऑक्सीजन क्रांति का महत्व और डार्विन का प्राकृतिक चयन। हाँ, ये सब इस महान कहानी के बेहद जरूरी अध्याय हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है?
मेरे लिए तो इसका मतलब ये है कि जीवन कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के पर्यावरण के साथ एक गहरे, लंबे और क्रमिक विकास का नतीजा है। हर कदम पिछले कदम पर बना है। और ये बात इस पे जोर देती है कि पृथ्वी और उस पर मौजूद जीवन एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। जीवन ने पृथ्वी को बदला, जैसे ऑक्सीजन बनाकर, और फिर बदली हुई पृथ्वी ने जीवन को बदलने पर मजबूर किया। ये एक कभी ना खत्म होने वाला संवाद है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो क्या अब हम सब कुछ जान चुके हैं या अभी भी कोई बड़ी पहेली बाकी है? हाँ, और शायद सबसे बड़ी पहेली अभी बाकी है। हम इस यात्रा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो सटीक क्षण, वो लाइन जब निर्जीव अणुओं के एक समूह ने पहली बार जीवित कोशिका का रूप लिया, वो आज भी एक ब्लैक बॉक्स है। बिल्कुल, वो विज्ञान के लिए एक ब्लैक बॉक्स है। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री से बायोलॉजी बनी, लेकिन वो सीमा रेखा कहाँ है, वो पार कैसे हुई? ये आज भी रिसर्च का एक बहुत बड़ा और रोमांचक क्षेत्र है। इतना रोमांचक है कि जीवन की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, पहली कोशिका का निर्माण, अभी भी पूरी तरह से खोजा जाना बाकी है। बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान में जानने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ होता है। हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है, और शायद यही इस खोज की असली खूबसूरती है।